हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का यूनिट 2 जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण, ये चैप्टर है जिसमें तीनों इंक्लूडेड है। अम्ल के बारे में, भस्म और लवण तीनों प्रकार के जो पदार्थ की प्रकृति होता है वो तीनों बता रखा, ठीक है। तो सबसे पहले आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं केवल और अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में। तो जितनी भी जानकारी अम्ल से रिलेटेड होगी वो सारे आपको दी जाएगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चैप्टर है सेकेंड में अम्ल, भस्म और लवण, ठीक है। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से भी, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए तो वेटेज मार्क्स इसमें आता है जनरली, है ना। 5 मार्क्स का 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्ल के बारे में। सवाल है कि अम्ल क्या होता है। एसिड, अम्ल को हम लोग एसिड कहते हैं। जनरली मैं जो आपको बताऊंगा वो मतलब इसका जो बेसिक चीज़ है, जो मेन चीज़ है, और जो इसको में आपको मेन पॉइंट लगेगा आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। साइंस को प्रैक्टिकली समझना है, बस यही है। और आपको क्या करना है कि जो आपका जो NCERT का बुक होता है या किसी कोई भी बुक को फॉलो करते हैं, उस बुक को आप लाइन बाय लाइन करके पढ़ लें, और उसका चाहे तो आप खुद से नोट्स बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं पढ़ने के बाद। और वीडियो में जो मेन पॉइंट है आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइंस को हमें प्रैक्टिकली समझना है तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ अम्ल क्या होता है कि अम्ल किसी पदार्थ का वह गुण होता है। अम्ल, भस्म और लवण पदार्थ की 3 प्रकृति होती है, 3 प्रकृति, अम्ल, भस्म और लवण। बेसिक में अम्ल क्या होता है? वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, वह पदार्थ जो भस्म स्वाद में कड़वा हो, वह पदार्थ जो स्वाद में कह सकते हैं नमकीन हो, नूनता टाइप का हो। तो ये अम्ल, भस्म और लवण स्वाद के अनुसार हम डिफाइन भी कर सकते हैं। वैसे अगर अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको अगर हम जल में घुला देंगे तो H+ आयन देगा, वहीं OH- आयन देगा भस्म, और वहीं H+ और OH- दोनों आयन देगा लवण, ठीक है। तो अम्ल और भस्म क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर अगर H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, तो वो होगा अम्ल। OH- जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम, ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो होता है भस्म। और जो जल में घुलकर दोनों आयन देगा वो होता है क्या? लवण। लवण बनता है अम्ल और भस्म के मिश्रण से बनता है, ठीक है। तो चीज़ें सबसे पहले हमें समझना है कि अम्ल क्या होती है, अम्ल का क्या प्रकृति होता है, अम्ल का क्या नेचर होता है, अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल का स्रोत क्या है, कहाँ से अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल के क्या क्या प्रकार है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानना है, अम्ल को डिफाइन करना है। तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो पदार्थ स्वाद में कड़वा होगा। याद रखिएगा, जो पदार्थ स्वाद में कड़वा कहते, सॉरी, स्वाद में खट्टा हो, ठीक है। बेसिक है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो और साथ साथ जल से अभिक्रिया करके, है ना, जलीय विलयन में कह सकते हैं, जल से अभिक्रिया करके मतलब जलीय विलयन में H+ आयन देगा। वो बात की बात है कि हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनता है, वो हम बताएंगे कैसे होता है। जलीय विलयन में जो अम्ल घुलकर H+ आयन देगा, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देगा, समझ लेना वो पदार्थ क्या होगा? अम्ल होगा। जो पदार्थ स्वाद में, टेस्ट में अगर खट्टा है, समझ लेना वो पदार्थ क्या है? अम्ल है। जल में घुलकर H+ आयन देगा, समझ लेना वो पदार्थ क्या है? अम्ल होता है। तो अम्ल का बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। और क्या होता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, जो अम्ल होगा वो धातु से क्रिया करेगा, धातु से अभिक्रिया करेगा, और साथ साथ इसमें हाइड्रोजन गैस इवापोरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ऐसे पदार्थ को हम जनरली किसके नाम से जानते हैं? अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देगा, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, उसको हम अम्ल कहते हैं। वैसे और सारे गुण होते हैं अम्ल के बारे में, ठीक है। अब चाहे तो उसको भी आप लिख सकते हो। अब क्या होता है कि अम्ल का स्रोत क्या होगा, अम्ल के गुण क्या होंगे? अम्ल देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ कि जल, अम्ल जो होगा, अम्ल जलीय विलयन में, याद रखिएगा, अम्ल जलीय विलयन में घुलकर
हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन देगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देता है किस में घुलकर, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा। अब देखो ये अम्ल, सपोज मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये इसको हम घुलाएंगे किस में, जल में H2O में, तो HCl जल में घुलकर बन जाएगा क्या आपका H प्लस और Cl माइनस। सारे अम्ल में एक पदार्थ कॉमन है जिसका नाम है H प्लस, चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही क्यों ना हो, H2SO4। ये भी पदार्थ अगर जल में घुलता है, H2O जल में घुलता है तो बन जाएगा इसका क्या, हाइड्रोजन प्लस देगा और SO4 माइनस देगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए, समीकरण को इक्वेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन दिया और SO4, तो 2 प्लस 2 माइनस, मतलब इसमें क्या हुआ कि जितने भी अम्ल होंगे उसमें एक कॉमन आएगा जिसका नाम है क्या, H प्लस। सारे अम्ल में H प्लस कॉमन आएगा, इसका मतलब है कि H प्लस आयन क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, वो अकेला नहीं होते जल में। ठीक है, पानी के अंदर ये अकेला नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये H प्लस आयन जल में अकेला नहीं होते हैं। ठीक है, पानी में अकेला नहीं होते हैं, बल्कि जल के अणु के साथ मिलकर जल के अणु के साथ मिलकर H3O प्लस आयन देता है, H3O प्लस आयन देता है। इसी आयन की वजह से उसका नाम क्या हो जाएगा, क्या, हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ से जो आपका H प्लस आयन दिया है, H प्लस आयन, ये अकेला नहीं होगा बल्कि पानी के अणु के साथ, क्योंकि जलीय विलयन है तो ये तो H प्लस आयन देगा उस कंटेनर के अंदर में। यहाँ मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर जल के अणु भरे हुए, पानी के अणु क्या है, H2O। ठीक है, इसमें हमने मिला दिया क्या, अम्ल मिला दिया, इसमें अम्ल मिला दिया, HCl मिला दिया, सपोज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया, तो ये जल में, अब जैसे जल में घुलेगा तो अब घटित होगा H प्लस Cl माइनस। तो इसके अंदर में जो H प्लस है और पहले से पानी के जो मॉलिक्यूल है, पानी के जो अणु हैं, वो दोनों, पानी का अणु अभी स्वतंत्र है, अकेला है। H प्लस आयन जैसे ही घुलेगा तो क्या होगा, H प्लस आयन अकेला नहीं होगा बल्कि दोनों अणु एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, H प्लस H2O के साथ मिलकर अभिक्रिया कर लेगा, बन जाएगा क्या, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3O प्लस बनेगा। कैसे बनेगा देखोगे, तो यहाँ पे जल के अणु जो स्वतंत्र नहीं होगा बल्कि जल के अणु के साथ H प्लस आयन, या H प्लस आयन भी स्वतंत्र नहीं होगा, तो H प्लस आयन जो होगा वो H2O के साथ मिलकर, है ना, H2O के साथ मिलकर बन जाएगा क्या, H3O प्लस आयन बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन, तो जो पदार्थ जल में घुलकर जलीय विलयन में H प्लस आयन देगा वो अम्ल कहलाता है। तो ये परिभाषा दिया है किसने, वैज्ञानिक, इसका नाम है क्या, अर्हेनियंस। अर्हेनियंस के द्वारा ये परिभाषा है कि जो पदार्थ जल में घुलकर अगर H प्लस आयन दिया, समझ लेना वो पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। अब वो पदार्थ अकेले नहीं होते बल्कि पानी के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया सारी बात कि HCl अगर एक अम्ल है तो HCl जल में विखंडित होकर क्या होगा, H प्लस आयन देगा, और H2SO4 जल में विखंडित होकर वो भी क्या हो देगा, H प्लस आयन देगा। साथ साथ उसमें ऋणात्मक आयन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये H प्लस आयन पानी के अणु के अंदर में अकेला नहीं होगा बल्कि जल के अणु, पानी के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन देगा। याद रखिएगा, ठीक है। इसे हाइड्रोनियम आयन के कारण क्या होता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं, अम्ल कॉमा जलीय विलयन में H3O प्लस देने के कारण अम्ल का
जलीय विलयन, याद रखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन होता है। अब देखो उस पानी के अंदर में दो तरह के धन आवेश प्राप्त हुआ, एक H3O+, जिसको हम धनायन के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी एक अम्ल का जो ऋणात्मक आयन है वो दोनों की वजह से क्या होता है, अम्ल एक विद्युत का सुचालक करता है, विद्युत को आसानी से प्रवाह होते देता है। ठीक है, तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होगा, विद्युत को चालन क्यों करने देगा, क्योंकि उस पानी के अंदर में क्या होता है कि H3O+ आयन देता है अम्ल जल में घुलने के बाद, ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है, अब अर्हेनियस द्वारा परिभाषा बात करेंगे कि अर्हेनियस द्वारा अम्ल दो प्रकार से होते हैं, एक वो पदार्थ, एक वो अम्ल जो कंप्लीटली क्या होगा कि घुल जाएगा, जो जल से अभिक्रिया करेगा, थोड़ा करेगा या ज़्यादा करेगा। तो अब हम बात करेंगे अर्हेनियस की परिभाषा की बात करेंगे। अर्हेनियस के अनुसार वो पदार्थ जो जल में घुलकर, अब होता क्या है कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाता है, कुछ आंशिक घुलता है, कुछ क्या होता है जल से अभिक्रिया करता है। तो हम अर्हेनियस के द्वारा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में विखंडित होता है, और एक अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल से अभिक्रिया करता है। दो तरह का होता है अर्हेनियस के द्वारा, है ना। अर्हेनियस के अनुसार याद रखिएगा, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अर्हेनियस के द्वारा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक वो अम्ल जो जल में विखंडित होता है ना, जल में विखंडित होने वाला अम्ल, जल में विघटित होने वाला, ऐसे भी कह सकते हैं, होने वाला अम्ल। एक हो जाएगा क्या, जल से अभिक्रिया करने वाला अम्ल। ठीक है, तो जल में विखंडित होने वाला अम्ल, सपोज HCl जल में विखंडित हो जाएगा, H2O में विखंडित हो जाएगा, तो HCl को जैसे ही पानी में मिलाते हैं तो H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। ठीक है, अब ये H+ आयन H2O अणु के साथ क्या होगा, पानी के अणु के साथ अभिक्रिया करके बन जाएगा क्या, H3O+। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो HCl पानी के अंदर में क्या होता है कि पूर्णतः विखंडित होता है, याद रखिएगा, पूर्णतः विखंडित होता है, पूर्णतः विखंडित। ठीक है, वही हम बात करेंगे H2SO4 की, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल पानी के अंदर में आंशिक विखंडन भी होता है, उसका पूर्णतः विखंडन दो तरीके से होता है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से आंशिक विखंडन कैसे होगा तो वो देखोगे आप। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। H2SO4 जल के अणु के अंदर H2O में जैसे ही डालते हैं तो पहले क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है, H+ आयन तो देगा ही, और साथ साथ क्या होगा, HSO4- आयन देगा। ठीक है, HSO4- देगा। ये होता है जल का आंशिक विखंडन। पूरी तरह से जल में विखंडित नहीं हुआ है H2SO4, क्योंकि अभी भी पानी के अंदर में H आयन मॉलिक्यूल इस वाले में अभी भी प्रेजेंट है। इसको हटाने के लिए पूर्णतः विखंडित करना पड़ता है। क्या करेंगे फिर दूसरे स्टेप में, HSO4- जो है वो जल के अणु के साथ फिर से अभिक्रिया करेगा एंड फाइनली बन जाएगा H3O+, और उसके बाद बन जाएगा आपका क्या, SO4-। ठीक है, ये हो गया क्या, पूर्णतः विखंडित। क्या हो गया, पूर्णतः विखंडित हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ जल से अभिक्रिया करने वाला अम्ल, तो कौन सा अम्ल है जो जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे अब जल से अभिक्रिया करने वाला अम्ल में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जल से अभिक्रिया करके H2O से अभिक्रिया करके बन जाएगा क्या, H2CO
3 कार्बनिक अम्ल बनता है। वो अलग बात है कि पहले प्रोसेस में नहीं बनता है, 2-3 प्रोसेस के बाद ही बनता है, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। तो जल से अभिक्रिया करने वाला अम्ल से जो बना है वो कार्बनिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है। वैसे जितने भी अम्ल का कैटेगरी वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अम्लों का वर्गीकरण बताना है, ठीक है। तो अम्लों को अलग अलग वर्गीकरण में बांटा गया। जैसे एक होता है कि कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक आधार पे हम अम्ल को बताएंगे कैसा होता है। एक होता है संख्या, कार्बन ये अम्ल की मात्रा के आधार पे कुछ अम्ल तनु होते हैं, कुछ अम्ल सांद्र होते हैं, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट होते हैं। कुछ अम्ल क्या होगा आपको बताया जाएगा, तनु होता है, कुछ सांद्र होता है, वो तो हो गया। अब कुछ अम्ल है क्या होता है, शक्ति में मजबूत होता है, कुछ शक्ति में कमजोर होता है। शक्ति में मजबूत वाले को कहेंगे हम क्या, प्रबल अम्ल, शक्ति में कमजोर वाले को बोलेंगे हम दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो ये सब अम्ल को हम कैटेगरी पे बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहले अम्लों का वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल में कौन कौन अम्ल कार्बनिक में आएगा, कौन कौन अम्ल अकार्बनिक में आएगा। ये होता है वर्गीकरण किसका, अम्लों का। अम्लों का वर्गीकरण पहला स्रोत के आधार पे हम ले सकते हैं कार्बनिक अम्ल, और अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। याद रखिएगा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल में, कार्बनिक अम्ल में कौन कौन आ जाएगा। जैसे देखो कार्बनिक अम्ल में जिसको हम स्रोत से प्राप्त करते हैं, अब बहुत सारे अम्ल के स्रोत भी होते हैं, बहुत सारे अम्ल को बनाया जाता है प्रयोगशाला के अंदर में। तो जो कहीं से प्राप्त करते, जैसे फ्रूट्स में हो गया, खाने वाले सामान हो गया, किसी किसी पदार्थ से, यहाँ तक कि जीव जंतु के डंक से पाया जाता है, तो ये सब अम्ल में आ जाएगा, किस में, कार्बनिक अम्ल में आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल कार्बनिक पदार्थ से बनता है जनरली। जैसे हम बात करेंगे दही की बात करेंगे, दही एक खाने वाला पदार्थ है, इसके अंदर जो अम्ल होता है वो है आपका क्या, लैक्टिक अम्ल। इसको याद करना है, लैक्टिक अम्ल जनरली ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इजी होता है, ठीक है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ तक कि दही के साथ, दही से का जो मतलब कह सकते हैं दही के कैटेगरी में जो जो आते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये सारे में क्या पाए जाते हैं, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। अब चूंकि दही जो बनता है वो दूध से बनता है, हमें पता है कि दूध में होता है लैक्टोजन। दूध में कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज का रूप लैक्टोजन पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से ये दूध बदल जाता है किसमें, दही में। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा, दूध के लैक्टोज को बदल देगा लैक्टिक अम्ल में, इसका मतलब दही बन जाएगा। ऐसे ही होता तो है। नींबू, संतरा, जितना भी खट्टा फल होता है, जितने खट्टे फल जितने भी होंगे ना, उसमें पाया जाएगा क्या, सिट्रिक अम्ल। याद रखिएगा उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो चाय में पाया जाएगा टैनिक अम्ल, ठीक है। चाय में हो जाएगा क्या, टैनिक अम्ल। वही हम बात करेंगे सेब की, फल, सेब एक फल है, इसमें पाया जाएगा आपका क्या, मौलिक अम्ल, ठीक है। सेब में पाया जाएगा क्या, मौलिक अम्ल। सिरका, एसिडिक अम्ल में, इसमें एसिडिक अम्ल पाया जाता है। एसिडिक अम्ल के 2 या 3% एसिडिक अम्ल को हम सिरका के नाम से जानते हैं, जिसका यूज़ करते हैं अचार को परिरक्षक के रूप में, अचार बनाने के रूप में करते हैं। इसमें पाया जाता है एसिडिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और आपका हो गया बहुत सारे पदार्थ है जिसका, अब जैसे हम ले लेते हैं आंवला, तो याद रखिएगा आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं। एस्कॉर्बिक सॉरी, यहाँ पर होगा, हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं आंवला के अंदर में। फिर हम बात करेंगे और भी कुछ पदार्थ है, जैसे आपका हो गया आंवला, हाँ, चींटी के डंक, चींटी या नेटल पौधा होता है, चींटी के डंक, है ना। यहाँ हम एग्जाम्पल में और भी ले सकते हैं, नेटल पौधे, चींटी या नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल,
है ना, उसमें पाया जाता है कौन सा अम्ल, मेथनोइक अम्ल, या इसका एक और नाम है जिसका नाम है क्या, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं उसको। चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक पे फॉर्मिकल मेथिनोइक अम्ल। नीटल एक पौधा जिसको कांटेदार पौधा होता है, छूते ही उसमें डंक मार देगा आपको। अब क्या होता है कि नीटल पौधे के डंक जब होता है ना, तो एक और पौधा होता है जिसका नाम है डॉक। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात कि अगर अम्ल है तो अम्ल के प्रभाव को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, भस्म का यूज़ करते हैं। तो नीटल पौधे का अगर डंक लगेगा आपको, तो डॉक का एक पौधा होता है, उससे आप रगड़ दो, ठीक हो जाएगा। अम्ल के प्रभाव को दूर करना है तो भस्म का प्रयोग करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में भस्म क्या होता है। ठीक है, और भी कुछ होता है पदार्थ जिसका नाम है, जैसे हाँ ये हो गया इमली। इमली में क्या होगा, टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। हाँ, टार्ट्रिक अम्ल। शायद हिंदी बहुत सारा वर्ड गलत भी हो सकता है, तो आप इसको खुद से आप समझ लेना। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, कार्बनिक अम्ल में आते हैं, है ना। ये सारे के सारे किस में आते हैं भाई, कार्बनिक अम्ल में आते हैं। अब हम बात करेंगे अकार्बनिक अम्ल के। तो अकार्बनिक अम्ल में कौन कौन आएगा, देखो अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल में कौन कौन आएगा, तो अकार्बनिक अम्ल में आ जाएगा क्या, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। आपका हो जाएगा क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक और अम्ल हो जाएगा जिसका नाम है क्या, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, है ना। इसका नाम होगा आपका क्या, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है आपका एक अकार्बनिक अम्ल में आते हैं। ठीक है, तो अम्ल का अब दूसरा वर्गीकरण देखोगे। दूसरे पॉइंट में हम, पहले पॉइंट में हमने लिया कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में जितने भी खाने वाले पदार्थ में पाए जाते हैं या किसी पौधा जंतु में पाए जाते हैं, वो कार्बनिक और अकार्बनिक में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा में हम बात करेंगे प्रबल और दुर्बल अम्ल। कुछ अम्ल प्रबल भी होते हैं, कुछ अम्ल दुर्बल भी होते हैं। प्रबल अम्ल हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए, मतलब हम लोगों के लिए, जीव जंतु के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जो दुर्बल होगा, कमज़ोर होगा, उसका यूज़ तो जनरली हम लोग करते ही हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल एक होता है, दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पे दोनों टॉपिक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल में कौन कौन आ जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए, जो जल में घुलकर, जो पानी में घुलकर पूर्णतः H+ आयन देता है, जो जल में, पानी में घुलकर H+ आयन देगा पूरी तरह से घुलकर, वो कहलाएगा आपका क्या, प्रबल अम्ल। एक होता है दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, जो जल में घुलकर, जल में आंशिक घुलकर, हम ऐसे कह सकते हैं, जल में आंशिक रूप से घुलकर क्या देगा, H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जो पानी में घुलकर पूरी तरह से H+ आयन है। इससे पहले हम बात करेंगे HCl की, H2SO4 को दो एग्जाम्पल हमने देख चुके हैं, याद होगा। HCl क्या होगा, एक ही बार में पूर्णतः आयनित हो जाएगा। H2SO4 क्या होता है, पहले स्टेप में आपका आंशिक होगा, उसके बाद क्या होगा, पूर्णतः घुल जाएगा। मतलब दोनों जो प्रबल अम्ल थे वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अम्ल में घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा। लेकिन जो दुर्बल होते हैं वो पूरी तरह से H+ आयन नहीं देता है, आंशिक रूप से वो घुलता है पानी के अंदर में। ठीक है, तो प्रबल अम्ल की बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा आपका, H2SO4 अभी हमने बताया कि इसका नाम है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको। प्रबल अम्ल 3 ही होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, HNO3,
नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ये सब प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं दुर्बल अम्ल, कौन कौन हो जाएगा, जैसे देखो मेथेनोइक अम्ल जो कि चींटी के डंक में पाए जाते हैं, मेथेनोइक अम्ल। इसका अनुसूत्र HCOOH, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाएगा, याद रखिएगा। ये होता है COOH का होल 2, ठीक है। एसिडिक अम्ल जो कि सिरका में पाए जाते हैं, CH3COOH, है ना। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, बोरिक अम्ल H2BO4, ये सब क्या होगा, बोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, यहाँ तक कि टार्टरिक अम्ल, मौलिक अम्ल, टैनिक अम्ल, जितने भी अम्ल अभी कार्बनिक अम्ल में देखे थे वो सारे के सारे दुर्बल अम्ल में हो जाएगा। वीक एसिड है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ही खतरनाक है, अगर त्वचा पे गिर जाए त्वचा को वो जला देगा, ठीक है। यहाँ तक कि इसके जो मसल्स मांसपेशियों को भी जला सकता है, इतने खतरनाक होते हैं, इतने प्रबल होते हैं। इसका यूज़ करने में बहुत ही एहतियात बरतना पड़ता है, बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अम्ल में अभी जो हम देखे प्रबल अम्ल में कौन कौन प्रबल अम्ल था, जल्दी बताएंगे आप लोग। प्रबल अम्ल में कौन कौन था, पहला H2SO4, नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिएगा, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ होता है, ध्यान रखना है आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो होता है, याद रखिएगा, रासायनिक खाद बनाने में, रासायनिक खाद, पेंट बनाने में भी होता है, ठीक है। और डिटर्जेंट बनाने में, यहाँ तक कि हम कैसे बनाने में, हाँ, और अग्निशामक यंत्र में भी कर सकते हैं, अग्निशामक यंत्र, भी है ना, बनाने में करते हैं, ठीक है। तो इनमें करते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, ठीक है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, साथ साथ इसका उपयोग एक जगह और करते हैं, HCl बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का काम होता है। तो इसका मेन जो काम है, इसका जो प्रयोग होता है वो याद रखिएगा क्या होता है, ठीक है। अब सेकंड जो अम्ल है वो देखिएगा, सेकंड अम्ल है क्या, सेकंड जो प्रबल अम्ल है जिसका नाम है HCl, जिसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्रयोग करते हैं वो याद रखिएगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जो बनता है फाइबर का, PVC जो बनता है, सर्किट बोर्ड बनता है PVC का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनता है PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में HCl का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और साथ साथ इसका उपयोग करते हैं हम लोग कहाँ, PVC बनाने में, हाँ, यहाँ बाथरूम जो होता है ना, गंदगी लग जाती है बाथरूम में, वॉशरूम में, वॉशरूम के सफाई में, ठीक है, के सफाई में हम HCl का प्रयोग करते हैं। पेट की अम्लता में, याद रखिएगा, पेट के अम्लता के रूप में, है ना, जठर रस के रूप में कह सकते हैं, हाँ, जठर रस के रूप में जो हमारे अमास में अम्ल पाए जाते हैं वो जठर रस के रूप में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन के पचाने में मदद करता है। HCl का उपयोग वहाँ क्या हुआ, जठर रस के रूप में भोजन के पाचन में होता है, ठीक है, भोजन के
पाचन में, जठर रस में भोजन के पाचन में, याद रखिएगा। तो अब तीसरा जो अम्ल है जिसका नाम है क्या, HNO3। HNO3 इसका अनुसूत्र का, HNO3 इसका नाम होगा क्या, नाइट्रिक अम्ल होगा। क्या नाम होगा इसका, नाइट्रिक अम्ल होगा। इसका यूज़ क्या करते हैं, तो TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन, याद रखिएगा, TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन या डायनामाइट, है ना, डायनामाइट आदि जैसे विस्फोट बनाने में, ठीक है, जैसे विस्फोट बनाने में जितने भी एक्सप्लोजन का यूज़ करते हैं, चाहे वो RDX हो या कुछ भी हो, TNT डायनामाइट हो, डायनामाइट, उन सभी में हम लोग करते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अम्ल के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण को लेके आएंगे। फिर हमारा HCl अम्ल के बारे में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग भस्म में स्टार्ट करेंगे।